पिछले वीडियो में हम लोगों ने है ना एक स्टार्ट किया था बीपीएससी की जो 66 बीपीएससी के क्वेश्चंस आए थे हिस्ट्री ऑप्शनल के, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन हो पाया था लेकिन कुछ है ना कारणों से वो रुक गया। चलिए उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसके क्या उत्तर हो सकते हैं सटीक। ठीक है, चलिए। और हाँ, जो नहीं एक क्वेश्चन मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर था उसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो यदि उसको देखना हो तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है यानी सेकंड क्वेश्चन जो आया था इससे पहले मेंस में हिस्ट्री ऑप्शनल में, वह था मौर्य प्रशासन की केंद्रीय वहीवटी व्यवस्था का वर्णन करें। देखिए यहाँ पर वहीवटी है ना, यहाँ पर जो वहीवटी शब्द है इसको शायद आप समझ ना पाए, तो मैं हमेशा कहता हूँ सभी स्टूडेंटों से कि जब आप कोई चीज़ समझ ना पाए तो एक बार उसे इंग्लिश में भी ज़रूर पढ़ें। और इंग्लिश में यहाँ पर बहुत ही साधारण तरीके से लिखा हुआ है, जैसे डिस्क्राइब द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। यानी कुछ नहीं, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है। स्ट्रेट ये है कि सीधा मौर्य काल, कीवर्ड देखा जाए तो मौर्य काल और केंद्रीय व्यवस्था यानी केंद्रीय प्रशासन की बात हो रही है, इसको डिस्क्राइब करना है, सिंपल वर्णन करना है और कुछ नहीं। तो जब ऐसा क्वेश्चन को आप लिखें तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप परिचय दें यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए दो वर्ड है, एक है मौर्य काल और दूसरा है केंद्रीय प्रशासन। तो इसमें दोनों का इंट्रोडक्शन में दोनों को रखें। तो जब भी परिचय इंट्रोडक्शन दें ऐसे क्वेश्चंस में तो कोशिश करें 70 वर्ड्स तक इसको कर देने का, है ना, 70 वर्ड्स तक, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा इसी में मतलब मत लग जाए। तो इसको 70 वर्ड तक कंप्लीट करें। जैसे काल बताएं कि किस काल को मौर्य काल बोलते हैं, जैसे कि 383 से लेकर के है ना 323 बीसी से लेकर के 187 बीसी तक है। फिर कौन संस्थापक थे बता सकते हैं, है ना, डाल सकते हैं। ठीक है, फिर ये बताइए कि केंद्रीय प्रशासन का बारे में भी जब लिखा हुआ है तो उसको भी थोड़ा इंट्रोडक्शन में डालिए कि जो केंद्रीय प्रशासन था, है ना, केंद्रीय प्रशासन, उसका आधार क्या था। तो आधार क्या था, बेस बताइए। जब आप केंद्रीय प्रशासन लिख रहे हैं तो उसका आधार बताएंगे, कहाँ पर से आपको ये जानकारी मिली। तो अर्थशास्त्र है, पता ही होगा आपको, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, एक तो ये बेस है। दूसरा क्या बेस है, दूसरा बेस है ऐसा नहीं हो सकता है कि इतना बड़ा साम्राज्य का जो प्रशासन होगा उसका बेस सिर्फ कौटिल्य का अर्थशास्त्र होगा, कुछ योगदान भी होता है स्वयं राजाओं का। तो इसलिए सेकंड में आप लिख सकते हैं इसका बेस ये भी है कि चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक विकसित राजनीतिक व्यवस्था, है ना, ये भी इसका आधार है। इसका आधार चंद्रगुप्त से लेकर अशोक तक विकसित क्या है, राजनीतिक व्यवस्था जो उन्होंने विकसित की, वह भी इसका आधार है। किसका आधार है, केंद्रीय प्रशासन का। इसको भी जरूर डालें। जैसे इसी पैराग्राफ में लिखे, जैसे देखो अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में आपको मंत्री परिषद का गठन के बारे में पता चलेगी, मंत्री परिषद के गठन की चर्चा है, नौकरशाही की चर्चा है, नौकरशाही की भी चर्चा आपको है ना इसी में मिलेगी। नौकरशाही, विशाल नौकरशाही थी, पता है आपको, नौकरशाही की चर्चा मिलेगी। साप्तांग सिद्धांत मिलेगा। कौटिल्य ये बात कहते हैं कि राज्य के अस्तित्व के लिए, किसी भी राज्य यानी किसी भी है ना देश के अस्तित्व के लिए 7 चीज़ें बहुत अहम होती है। जैसे कि राजा, अच्छा राजा होना चाहिए ना, मंत्री अच्छे होना चाहिए यानी अमात्य सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पर मान लेते हैं जनपद, बहुत बड़ा टेरिटोरी होना चाहिए, है ना। उसके बाद उसने कहा जहाँ राजा रहता है यानी दुर्ग यानी फोर्ट अच्छा होना चाहिए। फिर उसने कहा विशाल कोष होना चाहिए यानी ट्रेजरी अच्छी खासी होनी चाहिए।
फिर लास्ट में वो कहता है कुछ फिर सोल्जर अच्छे होने चाहिए, छठा पॉइंट। सप्तांग सिद्धांत में 7 चीज़ें हैं, पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग यानी फोर्ट, पांचवां कोष, छठा सेना और सातवां कुछ अच्छे मंत्री भी होने चाहिए, है ना। तो सप्तांग सिद्धांत, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंने कहा कि इसको इसी पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखें, जैसे अर्थशास्त्र में इसकी चर्चा है। वहीं क्या है, वहीं अशोक के अभिलेख, है ना, वहीं अशोक के अभिलेख के बारे में बताइए कि क्या पता चलता है। पता चलता है कि विस्तृत क्षेत्र पर शासन था, है ना, विस्तृत क्षेत्र पर शासन, विस्तृत क्षेत्र पर शासन था। विस्तृत क्षेत्र पर क्या, केंद्रीय शासन था, है ना, केंद्रीय शासन था। तो अशोक के अभिलेख ये बताते हैं कि विस्तृत क्षेत्र पर क्या था, केंद्रीय शासन था। यानी क्या हुआ, पहली बार चक्रवर्ती सम्राट, है ना, चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना साकार होती है। तो इस ढंग से आप इंट्रोडक्शन, एक परिचय के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं, इसका मेन जो पैराग्राफ है वो सेकंड पैराग्राफ से शुरू होगा, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सेकंड पैराग्राफ, ओके। सेकंड पैराग्राफ में आप लिखें राजनीतिक केंद्रीय प्रशासन, है ना, राजनीतिक केंद्रीय प्रशासन, राजनीतिक केंद्रीय प्रशासन, सेकंड पैराग्राफ, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट डालें कि राजा क्या है, सर्वोच्च है। वैसे भी राजतंत्र में राजा सर्वोच्च ही होता है, ठीक है। तो इसमें भी कोई अपवाद नहीं है, राजा सर्वोच्च है, लेकिन वह निरंकुश नहीं है ना, निरंकुश नहीं है। देखिए अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि राजा निरंकुश नहीं होता है, मतलब ऑटोक्रेट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस पर भी बाउंडेशन है, अंकुश है। किस चीज़ का अंकुश है? धर्म का। तो जरूर इस बात को इसमें लिखें कि राजा सर्वोच्च है लेकिन वह निरंकुश नहीं था, क्योंकि अर्थशास्त्र के अनुसार उस पर धर्म का क्या था? अंकुश था, है ना। तो इसको इस ढंग से लिख सकते। धर्म मतलब राजधर्म। और राजधर्म क्या होता है? प्रजा का कल्याण ही तो राजा का सब कुछ है, वही तो राजधर्म है ना। तो प्रजा का कल्याण ही राजधर्म है। तो इस बात को बड़ा सरल शब्द में लिखेंगे ना। चलिए, तो ये तो हम लोगों ने एक पॉइंट 12 सेकेंड पैराग्राफ का फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने लिखा। अब सेकेंड पैराग्राफ का सेकेंड पॉइंट पर आता है। फिर लिखिए राजा को सहायता के लिए, है ना, सहायता के लिए क्या थी? मंत्री थे, या मंत्री परिषद भी लिख सकते हैं। इन्हें मंत्री को क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी, पढ़ा होगा। तो इसमें से कुछ तीर्थ के नाम लिखिए, कुछ मंत्रियों के नाम भी लिखिए, है ना। फिर उनका कौन कौन सा विभाग था वो दे दीजिए, है ना। जैसे पुरोहित, सेनापति, है ना। तो इस ढंग से क्या थे, उनके विभाग का नाम क्या था, तो थोड़ा बहुत ये डाल सकते हैं। फिर केंद्रीय प्रशासन से संबंधित अगला बात लिखेंगे, एक्सक्यूज मी, अगला लिखेंगे कि है ना, मंत्रियों से नीचे क्या था? अध्यक्ष थे। केंद्रीय प्रशासन में अध्यक्ष, मंत्रियों के बाद थे, इनकी संख्या 26 थी। तो इसमें भी बताएंगे कुछ, है ना, अध्यक्ष के नाम बताएंगे, कुछ उसके विभाग बताएंगे, है ना। ऐसे करके लिखेंगे। जैसे लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष टकसाल का अधिकारी प्रमुख, जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं उसको टकसाल कहा जाता है। उसी ढंग से लिखिए। जैसे पोतवा अध्यक्ष, है ना, पोतवा अध्यक्ष ये कौन था? नापतौल का अधिकारी था। अकरा अध्यक्ष कौन था? ये, है ना, माइंस का प्रमुख था, खानों का प्रमुख था, अकरा अध्यक्ष। तो इसी ढंग से आप लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ये नहीं कि 26 के 26 लिख दीजिए, कुछ लिख करके जैसे जैसे यहाँ पर ना अध्यक्ष थे, जैसे जैसे करके कुछ लिखिए। फिर इसके नीचे भी कुछ लोग और भी थे केंद्रीय प्रशासन में, वो थे कौन थे? युक्त,
और उपयुक्त, है ना, युक्त और उपयुक्त, इनके बारे में चर्चा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ पे हम लोगों ने देखा कि राजनीतिक क्षेत्र में जो केंद्रीय प्रशासन थी हुआ, लेकिन आप यदि यहीं तक लिख करके चल जाइएगा और इसी को समझाते रहिएगा तो आंसर नंबर बहुत कम मिलेंगे। केंद्रीय प्रशासन में सिर्फ ये नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या होता है, जरा समझिए। आगे आगे है, आगे जरा देखिए अगला पॉइंट। अगला है, अब अगला पैराग्राफ ही बना लेते हैं, अगला पैराग्राफ, ठीक है। ये सेकंड पैराग्राफ हो गया, हम लोग थर्ड पैराग्राफ पर आते हैं। ओके, थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ में लिखिए केंद्रीय, है ना, राजस्व प्रशासन, केंद्रीय राजस्व प्रशासन। अब इस पर चर्चा करेंगे, केंद्रीय राजस्व प्रशासन। जैसे एक व्यापक राजकोषीय नीति थी, है ना। तो मौर्य काल में क्या था, एक व्यापक राजकोषीय नीति को राजाओं ने फॉलो किया, जिसके अंतर्गत, है ना, कई प्रकार के टैक्सेस यानी कर लगाए गए। सब टाइप के टैक्स थे। आपातकालीन कर था, है ना, राज टैक्स था, राजकर व्यवसायियों और मर्चेंट पर लगाया जाता था। कृषि कर है, भूमि कर है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर है। तो आप जैसा, है ना, आप लिख सकते हैं व्यापक कराधान व्यवस्था थी राजकोषीय नीति के अंतर्गत। फिर एक सेकंड पॉइंट डालिए यहाँ पर, और यानी कि थर्ड पैराग्राफ का सेकंड पॉइंट, ठीक है। कुछ क्षेत्र सीधे राज्य के नियंत्रण में थे, कुछ अर्थव्यवस्था लिख लीजिए ना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, कुछ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सीधे राज्य के नियंत्रण में थे। जैसे खनन कार्य केवल राज्य कर सकता था, नमक वाला सिर्फ राज्य कर सकता था, अस्त्र शस्त्र, है ना, अस्त्र शस्त्र, वेपन्स, जहाज वाज, निर्माण उर्माण, है ना, सब पर क्या था, राज्य का एकाधिकार था, मोनोपोली था। तो कुछ चीजें ऐसी थी। तीसरा पॉइंट यहां पर यह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि विशाल अधिकारी तंत्र या नौकरशाही, है ना, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे। बताइए कौन कौन जुड़े हुए थे। जैसे पोतवा अध्यक्ष, नापतोल का अधिकारी, अकरा अध्यक्ष, है ना, और भी लिखिए लक्षणा अध्यक्ष, सिक्के ढालते थे। तो लिख सकते हैं कि व्यापक अधिकारी तंत्र क्या थे, वह अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे। अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि सिक्के कौन ढालता है, सिक्के सिर्फ राज्य ढाल सकता है। हेड कौन है, तो लक्षणा अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष, तो इसको भी डाल सकते हैं इसमें अगला पॉइंट बना करके। तो ये हो गया केंद्रीय राजस्व प्रशासन। इसमें क्या हुआ, राजकोषीय नीति के बारे में बात किए, कुछ क्षेत्र पर मोनोपोली थी इसकी बात किए, विशाल अधिकारी तंत्र था इसकी बात किए, सिक्के सिर्फ राज्य ही ढाल सकते थे ये किए। कई प्रकार के सिक्के हैं, लिख सकते हैं, आपका मन नहीं मन पण सबसे प्रमुख था, है ना, चांदी का सिक्का, फिर माशक भी था, कई और सिक्के थे, तो आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला अगले पैराग्राफ में, है ना। अगला पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ, फोर्थ पैरा लिखिए कि केंद्रीय, है ना, सैन्य प्रशासन। बस एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि आप सब कुछ जानते हैं, है ना, बेसिक बात। तो केंद्रीय सैन्य प्रशासन लिखिए, लिखिए स्थायी सेना थी ना भैया, कौन कौन सी सेना थी बताइए। पैदल थे, पैदल सैनिक थे, इन्फेंट्री था, अश्वरोही सेना थी, कैवलरी था, गज सेना थी, एलिफेंट आर्मी भी थी, नेवल आर्मी भी थी। सबसे बड़ा बात क्या है कि नेवल आर्मी भी थी, ये लिखिए। किसके अंडर में था, तो सेनापति, है ना, सेनापति। तो ये सब लिख सकते हैं। अगला फिफ्थ पैराग्राफ में लिखिए, है ना, केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था,
ठीक है। केंद्रीय गुप्तचर व्यवस्था, आपको पता होगा गुप्तचर का प्रमुख कौन था, महामात्या सर्प। तो गुप्तचरों के प्रमुख कौन थे, महामात्या सर्प थे, है ना। गुप्तचर भी दो प्रकार के थे, पता होगा, एक बोलते हैं संस्था, दूसरा क्या था, संचार। संस्था और संचार दो प्रकार के गुप्तचर होते थे। संस्था वो होती थी, वो गुप्तचर कहते थे जो एक ही जगह पर रुक करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। मतलब एक ही जगह महल में है तो वहीं पर रुक करके अपना, है ना, डिटेक्टिव जो भी काम करना है वो कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का काम। संचार कौन थे, वह थे जो इधर उधर घूम घूम करके सूचनाओं को लाते थे, तो उनको संचारी गुप्तचर कहते थे। तो ये बात भी यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। और भी आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, महिलाएं पुरुष सभी इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ। ये हो गया सिक्स्थ पैरा, लिखिए। सिक्स्थ है केंद्रीय, है ना, न्याय प्रशासन। लिख सकते हैं दो प्रकार के न्यायालय थे, एक था कंटक शोधन, कंटक शोधन, और दूसरा था धर्मस्थी। धर्मस्थी दो प्रकार के न्यायालय थे, है ना, एक फौजदारी, दूसरा दीवानी। इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, आपका मन। सेवंथ लिख लीजिएगा, एक पैराग्राफ जरूर लिखिए कि प्रांतीय प्रशासन पर भी केंद्र का नियंत्रण था। यानी प्रांतीय प्रशासन पर भी केंद्र का नियंत्रण था। जैसे देखो, प्रांतपति जो था वो कौन था, कुमारामात्य। कुमारामात्य था। इसकी नियुक्ति कौन करता है, सीधा राजा करता था। जैसे कि प्रांत के नीचे कौन है, जिला। जिला को उस समय कौन क्या करते थे, आहर या विषय। और विषय का प्रमुख कौन था, विषयपति। इसको भी कौन नियुक्त करता है, राजा नियुक्त करता है। तो इस ढंग से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा उसकी चर्चा की, सिंधु घाटी पर था। और दूसरा हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा अभी, केंद्रीय, है ना, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं और वह देखते हैं वह क्या था। थर्ड क्वेश्चन, ओके। थर्ड क्वेश्चन जो है, एक मिनट में देख लूँ, है ना। थर्ड क्वेश्चन है, कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में गुप्त युग की उपलब्धियों को विस्तृत जानकारी दें, है ना। गुप्त युग के में जो कला का विकास हुआ है उसकी आप विस्तृत जानकारी, याद रखें इसमें सिर्फ जानकारी की बात कही गई है ना, कोई, है ना, मूल्यांकन या कोई आलोचनात्मक व्याख्या नहीं है, केवल डिस्क्राइब करना है। गुप्तास पीरियड आर्ट को डिस्क्राइब करना है, यही बात है। तो सीधा, है ना, सीधा इसमें आइए ऐसे क्वेश्चंस पर। यानी कीवर्ड कुछ नहीं है कोई खास, पहला है गुप्त काल और दूसरा है कला, है ना। तो यही याद रखना, कला के बारे में, गुप्त युगीन कला के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं गुप्त काल का परिचय दीजिए, है ना, कहाँ से कहाँ तक था, लगभग 300 एडी से लेकर के 550 एडी तक है ना। ये लिख सकते हैं संस्थापक कौन थे, है ना, ये बता सकते हैं आप। फिर कला का बारे में भी एक पॉइंट लिखिए, है ना, कला का विकास, कला का विकास स्वाभाविक था, स्वाभाविक था। कला का विकास क्या था, स्वाभाविक था। बहुत अच्छे, है ना, स्तर पर था। आप ये भी लिख सकते हैं, स्वाभाविक की जगह पर अच्छा भी लिख सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या था, बहुत अच्छा हुआ। अब देखिए, कला का यदि विकास हुआ तो सभी क्षेत्रों में हुआ है, जैसे वास्तु कला, वास्तुकला में विकास हुआ है। चित्रकला, चित्रकला में भी विकास हुआ है ना। वास्तुकला, चित्रकला, मूर्ति कला, आइडल, है ना, स्कल्पचर्स आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्ट, है ना, और संगीत कला, है ना, संगीत कला इत्यादि। तो कला का, हर कला के हर क्षेत्र में विकास हुआ। इस ढंग से हम लोग
लिखते हुए पहला पैराग्राफ को इंट्रोडक्शन देते हुए बैलेंस बनाते हुए, ज़्यादा नहीं 70 वर्ड तक में, है ना, बढ़ेंगे। अब आइए सेकेंड पैराग्राफ। सेकेंड पैरा में हम लोगों ने क्या लिखा है पहले, तो वास्तुकला। तो पहले वास्तुकला को आप डिस्क्राइब कीजिए, वास्तुकला के बारे में बताइए। सबसे पहले वास्तुकला में लिखिए मंदिर वास्तुकला, टेम्पल आर्किटेक्ट। याद रखेंगे कि सबसे पहले मंदिर, है ना, गुप्त काल में ही बने हैं। गुप्त काल से पहले, जब से आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक काल हो या प्रागैतिहासिक काल हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे मौर्योत्तर काल हो, है ना, पोस्ट मौर्यन या मौर्य या वैदिक पीरियड या कोई पीरियड, अभी तक मंदिर नहीं बने हैं। पहली बार इतिहास में मंदिर कब बनते हैं, गुप्त पीरियड में बनते हैं। और गुप्त राजाओं ने जो मंदिर किसी शैली का विकास किया, खासकर नॉर्थ इंडिया में, वो क्या था, नागर शैली, है ना, नागर शैली या नागरा स्टाइल। तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा जरूर। और जब इसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो नागर शैली को, तो जरूर, है ना, थोड़ा सा एक ध्यान रखें कि इसका फिगर जरूर बनाएं, है ना। जैसे नागर शैली का एक छोटा सा फिगर जरूर बना दीजिए, जैसे ये वाला, एक थोड़ा फिगर बना दीजिए, है ना। ऊपर में ऐसे डाल दीजिए, थोड़ा सा ऐसे डाल दीजिए। ये कलश था, इसको अमलाक बोलते थे, अमलाक। शिखर जो होते थे वो रेखीय होते थे, रेखीय शिखर। ये क्या है, गर्भगृह, है ना, ये क्या है, गर्भगृह थे। अच्छा, याद रखेंगे कि गुप्त काल में जो इतने भी नागर शैली में जो मंदिर बने हैं वो बेसिकली किसी न किसी फाउंडेशन पर बने हैं, चबूतरे पर बने हैं। ऐसा नहीं कि सीधे बना दिया गया हो मंदिर। एक अच्छा खासा चबूतरा बनाया गया, फाउंडेशन बनाया गया, प्लेटफॉर्म, और उस पर मंदिर बनाया। इसको जगाती कहा जाता है। सीढ़ी भी हुआ करती थी, है ना, कई प्रकार के मंडप भी थे, है ना। तो लिख दीजिएगा। तो याद रखेंगे गुप्त काल में मंदिर को थोड़ा सा इस ढंग से आप लोग, है ना, थोड़ा जब भी मंदिर वास्तुकला लिखें तो नागर शैली लिखते हुए मंदिर को भी जरूर डिस्क्राइब करें। इसी में अगला पॉइंट यहाँ पर लिखें, ठीक है, या इसके नीचे फिगर के नीचे लिख दें, ठीक है, कि मंदिर प्रायः क्या थे, जनरली क्या थे, पत्थरों के बने हुए हैं, है ना, प्रायः पत्थरों के बने। लेकिन कुछ अपवाद भी है, कुछ एक्सेप्शनल भी है। जैसे भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव जो कानपुर में है, ये ईंटों से बना हुआ है। सिरपुर का मंदिर, सिरपुर का मंदिर जो रायपुर में है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये किससे बना हुआ है, ये दोनों मंदिर ईंटों से बना हुआ है ना। तो याद रखेंगे प्रायः मंदिर पत्थरों के थे, लेकिन कुछ मंदिर ईंटों के भी बने हुए हैं, ठीक है। कुछ और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना, मंदिरों में आपका मन। तो इस ढंग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे देखिए कुछ मंदिरों के और एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कि भूमरा मंदिर, है ना, भूमरा का मंदिर, ये सतना में था, एमपी, है ना, सतना में भूमरा का मंदिर है। अगला है नचना कुठार का मंदिर, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अगला है नचना कुठार, कुठार का मंदिर, ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी एमपी है, ये भी एमपी। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि नागर शैली की सबसे बड़ी विशेषता, यानी गुप्त काल में मंदिरों की विशेषता थी ही कि शिखर बने हैं, शिखर होते थे मंदिर, यानी कि फ्लैट। तो पहला शिखर वाला मंदिर कौन सा था, आपको पता होगा। पहला शिखर वाला मंदिर कौन था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, झांसी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, विष्णु का टेम्पल है, आपको पता। तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं। एक पॉइंट जरूर डालें इसमें कि इस काल में मंदिर, है ना, काष्ठ कला से मुक्त है। काष्ठ कला मतलब वुड आर्ट, है ना, वुड आर्ट। ध्यान रखेंगे कि
मौर्य काल में जो मंदिर बनते थे वो प्रायः उसमें वुड का प्रयोग होता था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इस काल में असल में मंदिर जो है वो वुड आर्ट से नहीं है। बेसिकली ये आप इसको लिख भी सकते हैं, यहाँ पर नहीं भी लिख सकते हैं कि ये गुहा मंदिरों के लिए है, तो आप इसको फिलहाल अभी नहीं लिखें, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग इसका एक अलग सेक्शन ही बना लेते हैं वास्तुकला में गुहा मंदिर, तो उसमें हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो यहाँ तक रहने देते हैं। तो मंदिर बने, नागर शैली को बाकायदा डिस्क्राइब कीजिएगा। चलिए अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट जरा देखिए, गौर कीजिए। हमने पहले पार्ट में मतलब कि सेकेंड पैराग्राफ का हम लोग पहला एक पॉइंट बना लीजिए, वह क्या है? मंदिर। अब है बी है गुहा कला, है ना, गुहा कला यानी केव आर्ट, केव आर्ट यानी गुफा कला। अब देखिए, गुफा कला के अंतर्गत मंदिर जो बने हैं, गुफा कला मतलब पहाड़ों को काट करके कुछ बनाना, कुछ आकृति देना, तो प्रायः मंदिर ही बनते थे। तो मंदिर जो बने हैं ज़्यादातर बौद्ध मंदिर बने हैं, लेकिन ब्राह्मण मंदिर भी बने हैं। ब्राह्मण मंदिर मतलब हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर। आपको पता होगा हिंदू धर्म को पहले सनातन धर्म या ब्राह्मण धर्म भी कहते थे। तो बौद्ध मंदिर भी बने हैं, और कौन से मंदिर बने हैं? ब्राह्मण मंदिर भी बने हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो गुहा टेम्पल के बारे में ये बात जान रखेंगे कि दोनों ही प्रकार के मंदिर बने हैं, बौद्ध मंदिर भी बने हैं और ठीक है ये भी। अब देखिए ब्राह्मण में आइए, तो ब्राह्मण में यहाँ पहले ब्राह्मण में देख लीजिए उदयगिरी, उदयगिरी का मंदिर, उदयगिरी का मंदिर ये बेसिकली उदयगिरी पहाड़ी में बनाया था चंद्रगुप्त सेकेंड के पीरियड में बना था। विष्णु का मंदिर है ना। तो उदयगिरी पहाड़ी को खोद करके, है ना, पूरा एकदम उसको एक शेप दे करके एक मंदिर बनाया गया। चंद्रगुप्त सेकेंड के पीरियड में विष्णु का मंदिर है। फिर आप देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित भी कई मंदिर, कई चीजें बनी, जैसे अजंता, है ना, अजंता, बाघ, तो बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, ये किससे संबंधित थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि थोड़ा इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं आप। जैसे देखिए, जैसे सेकंड पैराग्राफ ही चल रहा है, जैसे अजंता, याद रखेंगे अजंता में कुल मिलाकर 29 केव्स हैं यानी गुफाएं हैं, जिसमें से 4 चैत्य हैं और बाकी जितने बचे सब विहार हैं। अब यहाँ विहार और चैत्य क्या होता है मैं ये तो डिस्क्राइब नहीं करूंगा फुल्ली, लेकिन जान लीजिए बौद्ध मंदिरों को चैत्य कहते हैं, और जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे एक प्रकार का हॉस्टल, उसको आप विहार कहेंगे, ठीक है। तो अजंता में 29 केव्स हैं, 4 चैत्य हैं, बाकी विहार है। याद रखेंगे कि अजंता में जो इतने भी केव बने हैं वो ऐसा नहीं गुप्त पीरियड के हैं। सच्चाई यह है कि 200 BC से वहां पर केव बन रहे हैं, यानी सातवाहन काल से, सातवाहनों के समय से वहां केव बन रहे हैं। सच्चाई यह है कि 16, 17 और 19 यानी 16वां नंबर केव, 17वां नंबर केव और 19 नंबर केव ये गुप्तकालीन है। ध्यान रखेंगे 16, 17 और 19 क्या है? गुप्तकालीन है। उसी ढंग से आइए बाघ, बाघ में कुल मिलाकर के 9 गुफाएं हैं, इसमें कुछ क्या है? गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन है ना, कुछ गुप्तकालीन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और इसी में वो बात जो मैंने अभी कहा कि काष्ठ कला है ना, काष्ठ कला आपको नजर नहीं आएंगी यहाँ के स्थापत्य कला में, यानी कि गुहा कला इस पीरियड में काष्ठ कला को से मुक्त हो जाती है, वुड आर्ट है ना, वुड आर्ट से मुक्त हो जाती तरह से कहा जाए। क्योंकि मौर्यन पीरियड में क्या हुआ था कि जितने भी गुफा कला या गुफा मंदिरें बनी हुई है उसमें लकड़ियों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन इस पीरियड के जो आर्किटेक्ट है, केव आर्किटेक्ट, गुहा कला जो है वो बेसिकली वुड आर्ट से फ्री है, उसमें किसी प्रकार का काष्ठ कला आपको नजर नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे, अगला हम लोग पढ़ते हैं, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने सेकेंड पैराग्राफ देख लिया है ना। सेकेंड पैराग्राफ में याद रखेंगे 2 पॉइंट है, पहला भाग है मंदिर और दूसरा है गुफा, है ना। अब आइए तीसरा पैराग्राफ कला का, है ना। तीसरा पैराग्राफ है
चित्रकारी डाल सकते हैं आप, है ना, चित्रकारी लिख लीजिए यहां पर, है ना। विकसित प्रकार की चित्रकारी थी, विकसित प्रकार की चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं, है ना, प्रमाण मिले हैं, विकसित प्रकार की चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, है ना, रंगों का उच्च ज्ञान था इनको। तो याद रखेंगे इस पीरियड में जो पेंटिंग देख करके ऐसा लगता है कि इनको, है ना, रंगों का उच्च ज्ञान था। फिर कुछ एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल में पहले साहित्यिक, है ना, साहित्यिक साक्ष्य एविडेंस बताइए, जैसे कामसूत्र, है ना, कामसूत्र, कामसूत्र वात्सायन की कामसूत्र, कई चित्र मिले हैं, वो बताते हैं कि इस काल में चित्रकला जो थी वो कितनी विकसित थी। जैसे मुद्रा राक्षस, आपको पता होगा मुद्रा राक्षस एक बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है, विशाख दत्त की लिखी हुई है। इसमें भी आपको पेंटिंग के एविडेंस मिलते हैं। फिर मेघदूत, मेघदूत कालिदास का है, इसमें चट्टान, है ना, चित्रकारी, रॉक पेंटिंग के बारे में काफ़ी जानकारी आपको मिलेगी, तो इसको डाल सकते हैं। फिर अजंता, अजंता की गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजंता की गुफा में जो चित्र मिले हैं वो धार्मिक भी मिले हैं और धर्मनिरपेक्ष भी मिले हैं, दोनों प्रकार के मिले हैं। जैसे धार्मिक में कैसे है, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी है। जातक कथाएं हैं, उसको भी चित्रकारी का रूप दिया गया है। जातक कथाएं क्या है, जातक कथाएं मतलब बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं, तो उनको भी पेंटिंग का रूप दिया गया, तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 17 नंबर केव। वहीं आपको 16 नंबर केव में क्या मिलेगा, बहुत सारे एविडेंस मिलेंगे जो धर्म से इतर पेंटिंग को दिखाता है। जैसे मरणासरण राजकुमारी, मरणासरण राजकुमारी का दृश्य, डाइंग प्रिंसेस का एक दृश्य आपको मिलेगा। तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं। बाग में भी, है ना, बाग की चित्रकारी का भी उल्लेख कर सकते हैं। तो इस ढंग से आगे बढ़ सकते हैं चित्रकारी में, ठीक है। चलिए अगला कला के अगला भाग देखते हैं, यानी फोर्थ पैराग्राफ। फोर्थ पैराग्राफ में आप देखेंगे, फोर्थ, शिल्प कला या मूर्ति कला, मूर्ति कला, है ना, स्कल्पचरल आर्ट या आइडल्स आर्ट, है ना। तो इस पीरियड में दोनों प्रकार के चित्र मिले हैं, मतलब मूर्ति फेमस थी। जैसे कि मान लो कि, है ना, मूर्ति कला में धर्मनिरपेक्ष भी था और धार्मिक भी है, दोनों ही प्रकार की मूर्तियां बनी हैं, धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक। धार्मिक ज़्यादातर धार्मिक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ज़्यादातर क्या है, धार्मिक चित्रकला, स्कल्पचर्स है ज़्यादातर। जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध की मूर्तियां आपको मिलेगी। कहाँ कहाँ से मिलेगी, जैसे मथुरा, मथुरा से मिली है, फिर, है ना, सारनाथ से मिली है, फिर कहाँ से मिली है, फिर जैसे कि सुल्तानगंज से मिली है, है ना। फिर ब्राह्मण धर्म में आपको, है ना, विष्णु की कई मूर्तियां मिलेगी, विष्णु, शिव, है ना, शिव की मूर्ति मिलेगी। साथ में हरिहर जो विदिशा में है, हरिहर मतलब, हरि मतलब विष्णु और हर मतलब महादेव यानी कि शिव। इन दोनों का भी एक तरह से क्या किया गया, समन्वय किया गया, क्योंकि डर इस बात की थी कि कहीं धर्म दो भाग में न बढ़ जाए, वैष्णव धर्म अलग हो जाए, शैव धर्म अलग हो जाए, तो धर्म एकजुट रहे, इसके लिए हरिहर की संकल्पना ही विदिशा में आपको ऐसी मूर्तियां मिलेगी। फिर अगला पॉइंट जरा देखेंगे इसी में, तो मूर्ति कला में अगला पॉइंट देखिए। इस पीरियड की मूर्ति कला में इस बात को ध्यान में रखेंगे कि इस पीरियड की मूर्ति कला में सबसे बड़ी बात यह थी कि इस काल में
मूर्तियों का स्वरूप आदर्शवादी है। क्या है? आदर्शवादी, यानी क्या नहीं है? यथार्थवादी नहीं है। यथार्थवादी किस पीरियड में था? इससे पहले के पीरियड में था, कुषाण काल में। इसका मतलब क्या है? आदर्शवादी का मतलब यह हुआ कि शारीरिक अभिव्यक्ति से ज्यादा भाव अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया गया है। आप बोलेंगे सर ये भी समझ में नहीं आया। इसका मतलब यह हुआ कि शारीरिक अभिव्यक्ति से ज्यादा किस पर है? भाव अभिव्यक्ति पर। देखिए कुषाण काल में क्या है, रियलिज्म बहुत ज्यादा हावी था मूर्ति कला पर। तो उस पीरियड में जितनी भी मूर्ति बनी वो बेसिकली बहुत न्यूड थी, है ना, नंग है, उसमें कपड़े नहीं है, जो जैसा है वैसा दिखाओ, पूरा मसल्स दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। लेकिन इस पीरियड में ऐसा नहीं है। इस पीरियड में मूर्तियां जितनी बनी है सब क्लोथ्स में है, यानी कि मूर्तियों ने क्या किया? आदर्शवादी रूप को अडॉप्ट किया। तो बाकायदा इस बात को आप लिखेंगे कि शारीरिक अभिव्यक्ति से ज्यादा भाव अभिव्यक्ति पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, हाँ। अच्छा, जब आप क्या कहता है इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो उस समय भी आप लिख सकते हैं कि गुप्त काल एक स्वर्ण काल है, और इस हिसाब से देखा जाए तो हर क्षेत्र में विकास हुआ है, तो कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। कला के सभी रूप क्या थे? इस पीरियड में विकसित थे, तो वैसे हम लोग चल रहे हैं। तो इस ढंग से भी आप वहाँ पर शुरू कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इस काल में याद रखेंगे, यानी कि सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने कुछ बातें इधर से की, कुछ एक पॉइंट ये बनाया, एक पॉइंट ये बनाया, अब हम लोग एक पॉइंट बना रहे हैं। और इस काल में जो मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र थे वो थे सारनाथ और मथुरा। क्या थे? सारनाथ और मथुरा। ठीक है, ध्यान देंगे। चलिए अगला पैराग्राफ में आते हैं, यानी अगले कला के बारे में बात करते हैं। अगला कला है चित्र। हम लोगों ने वास्तु कला पढ़ लिया, गुहा कला उसी में था, मंदिर कला भी उसी में था, चित्रकारी पढ़ ली, वाहन शिल्प कला पढ़ ली। अब हम लोग आते हैं धातु कला, है ना। धातु कला भी इस काल में बहुत अच्छा विकसित था। अगला पैरा बना लीजिएगा आप, नेक्स्ट पैरा जो भी हो, है ना। धातु कला भी विकसित थी। मूर्तियां तांबे की भी बनी है और अन्य धातुओं में भी बनी है, यानी कि लोहे में भी बनी है। और धातु कला का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको मिलेगा महरौली का लौह स्तंभ, जो किसका है? चंद्रगुप्त सेकंड का। आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। अब आप सोच सकते हैं कि कितना फाइन, है ना, जो मेटल आर्ट था वो कितना फाइन था, है ना। बाकी और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या सेक्शन बन सकता है। अगला है संगीत कला। याद रखेंगे मौर्य पीरियड में आपको संगीत कला देखने को नहीं मिलेगी, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिएगा, है ना। संगीत कला मौर्य पीरियड में नहीं है। संगीत कला यहाँ पर आपको नजर आएगा। संगीत कला अगला दे दीजिए, पैरा बना लीजिए। यह भी विकसित थी, है ना। इस काल के वाद्य यंत्रों के नाम दीजिए, है ना। थोड़ा बहुत वाद्य यंत्रों के नाम लिख दीजिए। यह भी बताइए कि समुद्रगुप्त स्वयं क्या था? वीणा बजाता था, वीणा वादक था, है ना। तो इस ढंग से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, डिस्कस करने के लिए कहा है तो एक बात याद रखेंगे, स्तूप कला जो इससे पहले बहुत अच्छा था, है ना। स्तूप कला में साफ डिक्लाइन नजर आता है, एक गिरावट नजर आती है गुप्त काल में, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कला के ये थे। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन पॉइंट नहीं, अब अगला क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जरा इस पर चर्चा करें। अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मुझे ज़्यादा पता तो है नहीं, मैं देख कर ही बता पाऊंगा। देखिए, हाँ, अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन, एकदम रसगुल्ला, है ना।
कि विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन करें। ठीक है, चलिए, यानी विजयनगर, ठीक है, विजयनगर, और इसका क्या है, सामाजिक करना है, आर्थिक और सांस्कृतिक कंडीशन यानी स्थितियों का वर्णन करना है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे चक्कर में, सीधा पैराग्राफ बनाइए। विजयनगर है ना साम्राज्य का एक इंट्रोडक्शन दीजिए फर्स्ट पैराग्राफ में। बताइए कब से कब तक रहा है, 1326 में शुरू हुआ, कब तक रहा है। 4 राजवंश थे, बता दीजिएगा, है ना। 4 राजवंश थे, कौन कौन थे ये बता दीजिएगा। इससे पहला है संगम, है ना। दूसरा क्या है, दूसरा है सालुब। तीसरा क्या है, तुलुब। चौथा क्या है, आरवीडु। बस, है ना। इससे ज़्यादा मत बताइएगा, नहीं तो फिर आप, है ना, फिर एक पॉइंट ये भी लिख लीजिएगा कि विजयनगर पीरियड में जो है ना सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति बहुत अच्छी थी। एक विकसित प्रकार के समाज को बताता है, विकसित प्रकार की संस्कृति को बताता है, विकसित प्रकार की अर्थव्यवस्था को बताता है ना। तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं स्थिति में कि विकसित थी, है ना। तीन सभी चीज़ तो पहले भी इस ढंग से आप लोग लिख करके पहले पैराग्राफ में चल देंगे, है ना। अब आइए सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। तो पहले सामाजिक दे देते हैं, फिर आर्थिक, फिर सांस्कृतिक, हो गया। चलिए सेकेंड पैराग्राफ में आइए, बस थोड़ी थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं, है ना। सेकेंड पैराग्राफ है ना। सेकेंड पैराग्राफ में है सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए। सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए। तो सामाजिक स्थिति में पता चलेगा जाति व्यवस्था थी, है ना, और यही आधार था समाज का। याद रखेंगे, समाज जातियों में बटा हुआ था और जाति क्या थी, पूरे आधार था समाज का, जाति व्यवस्था। दूसरा पॉइंट डिवीजन, इसमें पहला दूसरा ना, ब्राह्मण बेसिकली डिवाइड था ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण में, गैर ब्राह्मण। 2 वर्गों में समाज बटा हुआ था, 2 वर्गों में समाज बटा हुआ था। ब्राह्मणों की स्थिति क्या थी, अच्छी थी इन कंपेयर टू दिस। ऐसा नहीं गैर ब्राह्मण की स्थिति खराब थी, लेकिन इनसे इनकी स्थिति अच्छी थी। फिर देखते हैं क्या इनका रोल जो है, यानी कि भूमिका, ब्राह्मणों की भूमिका जो है वो विस्तृत हो चुकी थी। ब्राह्मणों की भूमिका विस्तृत हो चुकी थी। क्यों विस्तृत हो चुकी थी, क्योंकि वे अब केवल धार्मिक प्रधान नहीं रहे। यानी कि ब्राह्मणों की, विजयनगर में देखा जाए तो ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी नहीं है कि केवल वो धार्मिक प्रधान है, मतलब पंडित जी हैं या बगल में, है ना, बैठ गए जाकर के राजा के बगल में, जैसे गुरु जी होते हैं उस ढंग से। नहीं सर, वो धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र में भी प्रधान है। धर्मनिरपेक्ष क्षेत्र में भी उनकी भूमिका बहुत जबरदस्त है। वो सेनापति बन रहे हैं, सेनापति बनते हैं, अन्य पोस्ट को भी, है ना, नायक बनते हैं, नायक हैं, फिर प्रांतपति हैं। तो इनकी एक विस्तृत भूमिका है ब्राह्मणों की। तो समाज की स्थिति में क्या है, समाज जाति व्यवस्था पर आधारित है, मूलतः 2 वर्गों में विभाजित है। ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी है और इनको कई रोल हैं, धार्मिक भी है और धर्मनिरपेक्ष भी है। आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट दीजिए। मौर्य जो विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक, है ना, स्थिति को बताता क्या है। इस पीरियड में आपको सामाजिक गतिशीलता पता चलेगी, सामाजिक गतिशीलता विद्यमान थी, सामाजिक गतिशीलता थी। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोशल मोबिलिटी का मतलब यह होता है कि निम्न जाति जब उच्च जाति के तौर तरीकों को अपना ले और उसके कंडीशन को प्राप्त करना चाहे। पहले क्या करेंगे, जो भी चीज़ें निम्न जाति उच्च जाति फॉलो करती है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे खान पान हो, चाहे पढ़ाई हो,
तो क्या होता है, उसको फॉलो करे, उसी की तरह सब काम करे और फिर उसके स्टेटस को, उसकी स्थिति को प्राप्त करना चाहे। इसी को सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। और जब सामाजिक गतिशीलता होगी तो इससे क्या होगा, सामाजिक संघर्ष होगा ही, सामाजिक संघर्ष होगा, क्योंकि उच्च जाति और निम्न जातियों के बीच में सामाजिक गतिशीलता के कारण क्या होगा, संघर्ष होगा। तो यहाँ पर इस स्थिति को बताता है कि सामाजिक गतिशीलता के कारण क्या हुआ है, संघर्ष था थोड़ा इसमें, तो इसको भी लिखेंगे। फिर अगला पॉइंट आ रही है स्त्रियों की स्थिति। स्त्री की स्थिति सामान्यतः अच्छी थी, है ना, सामान्यतः अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, क्योंकि वह युद्ध में भाग ले सकती थी, लेखाकार, है ना, लेखाकार बन सकती थी, साहित्यकार बन सकती थी। यदि गणिका भी है तो उसका सम्मान है समाज में, गणिकाओं का सम्मान था, गणिकाओं का सम्मान था समाज में, है ना, तो गणिकाओं का सम्मान था। यदि गणिका है भी तो गणिकाओं का सम्मान था। युद्ध, बाकायदा युद्ध में भाग लेती थी, लेखाकार बनती थी, साहित्यकार बनती थी, ज्योतिष का भी ज्ञान था इनको, ज्योतिषाचार्य भी बनती थी। तो समानता स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। लेकिन कुछ अपवाद भी है ना, कुछ अपवाद था, जैसे देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा थी, सती प्रथा भी था, है ना, सती प्रथा के भी प्रमाण मिले हैं, देवदासी के भी प्रमाण मिले हैं। बहुविवाह भी आपको मिलेगा, बहुपत्नी, बहुपत्नी प्रथा भी था। तो कुछ चीज़ें बुराइयां भी थी लेकिन मेनली अच्छाइयां थी। तो इसको बैलेंस बना करके आप लिखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट पर आइए, समाज ही चल रहा है अभी, है ना, पहले समाज। अगला पॉइंट में बताइए कि दास प्रथा थी, निकोलो कॉन्टी, है ना, निकोलो कॉन्टी एक इटलीवी यात्री था, इटली का यात्री था जो देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। उसने काफ़ी चर्चा की है, किसकी, दास की, दासों की खरीद बिक्री के बारे में चर्चा की है, उसके लिए स्पेशली वर्ड उसने, है ना, कहा है। तो दास प्रथा के बारे में आप लिख सकते हैं ना। समाज में और एक बात और भी डालिए कि, है ना, शिक्षा, शिक्षा को संस्थागत रूप नहीं दिया गया था, है ना, संस्थागत रूप आपको शिक्षा को नहीं मिलेगा। मतलब ये नहीं कि बहुत सारे विद्यालय विजयनगर के राजाओं ने स्थापित किए, वही देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली आपको देखने को ये मिलेगा कि मंदिर जो है ना, मंदिर हो, मठ हो, यही शिक्षा दे रहे हैं। तो ये आपको नजर आएगा, ठीक है। समाज में इससे ज़्यादा लिखने का स्कोप नहीं, क्योंकि तीनों चीज़ को लिखना और बैलेंस बनाकर चलना है, ठीक है। अब आइए आर्थिक, है ना, आर्थिक पर आते हैं, सेकेंड पैराग्राफ पर। सेकेंड पैराग्राफ पर आते हैं, आर्थिक के बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक स्थिति, है ना, आर्थिक स्थिति यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन। इकोनॉमिकल कंडीशन सेकेंड, थर्ड पैराग्राफ, ओके। पहला तो इंट्रोडक्शन था, दूसरा पैराग्राफ ये होगा, सेकेंड पैरा, ये थर्ड, और ये कौन सा होगा, ये होगा फोर्थ, है ना, सेकेंड पैरा, थर्ड पैराग्राफ हम लोग। तो देखिए इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी। इकोनॉमिकल कंडीशन थी व्यापक राजकोषीय नीति को फॉलो किया गया था, राजकोषीय नीति, है ना, ब्रॉड टाइप का फिजिकल पॉलिसी थी। इसके अंतर्गत में कई प्रकार के टैक्स इंपोज किए गए थे। विवाह कर भी था, जान लीजिए, भूमि कर था, व्यवसाय कर था, है ना, कृषि कर था, गणिकाओं पर कर था। तो कई प्रकार के टैक्सेस थे, है ना। तो एक पहला पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं, व्यापक राजकोषीय फिजिकल, है ना, पॉलिसी को फॉलो किया गया था, इसको लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट डालिए कि विजयनगर क्या बताता है। विजयनगर मौद्रिक अर्थव्यवस्था को बताता है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था को बताता है, यानी मुद्राओं का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, है ना। तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था, ऐसा नहीं कि बार्टर सिस्टम था, ठीक है। ये क्या बताता है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था को बताता है विजयनगर, यानी मॉनेटरी इकोनॉमी। सोने का जो सिक्का था उसको क्या बोलता था, वराह, पैगोडा भी कहा गया है ना, पैगोडा भी कहा गया है, मौद्रिक अर्थव्यवस्था थी।
सोने के सिक्के को वरा या पैगोडा कहते थे। तो विजयनगर है ना। अच्छा, इसी से रिलेटेड है, जरा ध्यान दीजिए, इसी मौद्रिक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है कि यदि विजयनगर की अर्थव्यवस्था मौद्रिक थी तो इसका मतलब क्या है, व्यापार और वाणिज्य है ना विकसित प्रकार के थे। सर जब तक व्यापार नहीं होगा तब तक कहाँ से मुद्रा आएगी? यदि सब कोई कृषि ही करेंगे तब तो बार्टर सिस्टम हो जाएगा, वस्तु विनिमय, और उस समय तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, कोई खास है ना। आपके पास पैसा कहाँ से आएगा? जब आप व्यापार करेंगे दूसरी जगह से पैसा आएगा। याद रखेंगे, जब तक व्यापार किस अर्थव्यवस्था में यदि अच्छा नहीं है तो वो अर्थव्यवस्था मौद्रिक नहीं हो सकती है। यदि ट्रेड एंड कॉमर्स अच्छा है किसी स्टेट का तो वो वहाँ पर बहुत सारी आपको करेंसी मिलेगी, ठीक है। तो व्यापार विकसित थे, व्यापार के दोनों रूप विकसित थे, आंतरिक और बाह्य, है ना। आंतरिक और बाह्य दोनों रूप विकसित थे। बाह्य में देखो, जैसे अरबों के साथ व्यापार करते थे, अरबों, है ना, पुर्तगाली, इराक, है ना, अरब पुर्तगाली हुआ, चाहे इराक हुआ या किसी और जगह पर भी लोग व्यापार करते थे, ठीक है। आगे देखिए, इनको ज़्यादातर निर्यात क्या करते थे? ये मसाले, निर्यात की वस्तु क्या थी? मसाले, मसाले थे। और भी देश थे, पश्चिमी यूरोप के और भी देशों के साथ इन्होंने व्यापार किया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मसाले थे, है ना, मोती था, ठीक है, मोती हुआ, मसाला हुआ, या हाथी दांत, इसका व्यापार करते थे। लेकिन बाहरी व्यापार में आयात भी होता था, और आयात में सबसे ऊपर कौन था? घोड़ा, याद रखेंगे, घोड़ा सबसे ऊपर में था। सबसे ज़्यादा ये लोग आयात घोड़ा करते थे, खासकर, है ना, अरबी घोड़े को, अरबी घोड़े बहुत पसंद थे। तो व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छे प्रकार, विकसित प्रकार का था। आंतरिक व्यापार भी अच्छा था, बाहरी व्यापार भी अच्छा था। बाहरी व्यापार में चाहे पुर्तगाली हो, चाहे वो क्या कहता है अरब हो, चाहे वह पश्चिमी यूरोप के कुछ देश हों, चाहे वह यहाँ पर आप चीन भी लिख सकते हैं, है ना, इनके साथ भी इनका व्यापार बहुत बढ़िया था। तो ऐसे करके आप आगे चल सकते हैं। चलिए आगे और आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बन सकता है। देखिए, अब आइए अगला पॉइंट इसी से बना हुआ है, थर्ड पैराग्राफ ही चल रहा है हम लोग का, अगला पॉइंट इसी से। अब देखिए, यदि व्यापार वाणिज्य, देखिए मौद्रिक अर्थव्यवस्था है तो व्यापार वाणिज्य अच्छा होगा, और यदि व्यापार वाणिज्य अच्छा है तो इसका मतलब क्या है? कृषि विकसित प्रकार की थी। याद रखेंगे, व्यापार भी वहीं पर अच्छा होता है जहां पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो। यदि एग्रीकल्चर खराब है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि समाज के सभी लोग, मान लेते हैं 100 लोग हैं, यदि एग्रीकल्चर खराब है तो सभी को लगना पड़ेगा, तब जाकर एग्रीकल्चर होगा। लेकिन यदि एग्रीकल्चर बहुत एडवांस है और विकसित है तो पता लगा 30% या 20% या 40% लोग ही केवल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि उतने लोग ही सबके लिए खेती कर सकेंगे। लेकिन यदि एडवांस नहीं होंगे तो क्या होगा? सभी को लगना पड़ेगा, और जब सभी लग जाएंगे तो फिर व्यापार वाणिज्य कौन करेगा? और जब व्यापार वाणिज्य नहीं होगा तो मौद्रिक अर्थव्यवस्था कैसे होगी? नहीं होगी। तो कृषि का विकसित होना जरूरी है। इसका मतलब समाज में बहुत बड़ा जो वर्ग होगा वो एग्रीकल्चर से क्या होगा? फ्री हो जाएगा, कृषि से फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री होगा तो व्यापार वाणिज्य होगा, याद रखेंगे। तो कृषि विकसित प्रकार की थी, इसमें राज्य ने सहायता भी दी थी, सहायता दी थी, राज्य ने सहायता दी थी, जैसे कि सिंचाई का प्रबंध, है ना, सिंचाई का प्रबंध किया, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया गया, है ना, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया गया। कृषि के विकास में एक बात ध्यान रखेंगे, मंदिरों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मंदिरों को भूमि दान में मिलता था। तो उससे क्या हुआ था? उससे वो लोगों ने क्या किया? एग्रीकल्चर वहां पर करवाया, और क्या हुआ? धीरे धीरे एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, कृषि का विस्तार हुआ। एक बात और ध्यान में देंगे, मंदिरों के योगदान से एक पॉइंट आप अलग बना सकते हैं, वह यह है कि मंदिरों का योगदान सिर्फ कृषि में ही नहीं है, मंदिरों का योगदान शहरीकरण में भी है।
मंदिरों का योगदान शहरीकरण में है, क्योंकि मंदिर क्या हुए, तीर्थ स्थल बन गए, तीर्थ स्थल बने, मंदिर बड़े बड़े तीर्थ स्थल बने। अब लोग वहाँ जा रहे हैं तो होटल चाहिए रहने के लिए भैया, खाने के लिए भी दुकान चाहिए। फिर मंदिर खुद में क्या होते हैं, मंदिर खुद में है ना एक बहुत बड़े क्या होते हैं, मांग को डेवलप करता है। सामग्री चाहिए मंदिर को पूजा पाठ की, है ना, बहुत सारी चीज़ों की। तो इससे क्या होता है, मंदिर जो होते हैं वो शहरीकरण को है ना प्रवोक करते हैं, अर्बनाइजेशन को प्रवोक करते हैं, शहरीकरण की प्रक्रिया को तेज करते हैं। भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा ये रोल है कि मंदिर ने शहरीकरण को क्या किया, इनहेंस किया। ठीक है, मंदिर होने से लोग वहाँ तक पहुँचे, हर चीज़ उनको चाहिए वहाँ पर। तो उससे क्या हुआ, गैर कृषि कार्य बढ़ा उस एरिया में, और जब गैर कृषि कार्य बढ़ेगा तभी तो शहरीकरण होगा, है ना, आप समझ रहे हैं। चलिए अब अगला है, हम लोग आते हैं, अब सीधे आते हैं किस पर, संस्कृति पर। अब संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है, संस्कृति यानी कि चौथा पैराग्राफ संस्कृति, फोर्थ पैरा संस्कृति। संस्कृति, सांस्कृतिक स्थिति के बारे में बताएंगे। पहला पॉइंट है कि एक संश्लेषित संस्कृति को बताता है। संश्लेषित मतलब आर्य और अनार्य, यानी द्रविड़। आर्य और द्रविड़ के बीच में क्या है, एक है ना, संस्कृति में आपको आर्य और द्रविड़ दोनों के फीचर्स नजर आएंगे। एक तरह से ऐसा नहीं है कि आर्यकरण विजयनगर के पीरियड में ही हुआ, इससे पहले हो चुका है, लेकिन इस पीरियड में और ज़्यादा मजबूत हुआ ये आर्यकरण। आपको समझ में आता होगा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ब्राह्मण धर्म बहुत लोकप्रिय था। तो ये बताता है सांस्कृतिक स्थिति को कि वो आर्य को कितना फॉलो करने लगे, आर्य के कल्चर को। प्रमुख देवता कौन है, प्रमुख देवता आपको नजर आएंगे विठोबा, विठोबा यानी कृष्ण। ये बताता है आर्यकरण को, आर्यकरण को, द्रविड़करण को नहीं बताता है। द्रविड़करण को बताता तो यहाँ पर देवी होती कोई प्रमुख, लेकिन ये वहाँ की संस्कृति में क्या था, संश्लेषित संस्कृति बन चुकी थी। और आर्यकरण के जो पुट थे, जो एलिमेंट्स थे, जो तत्व थे, और ज़्यादा मजबूत हुए किसमें, विजयनगर काल में। और हम लोग को देखने को मिलता है कि राज्य की ओर से भी और जनता ने भी ब्राह्मण धर्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया, या पॉपुलर थे वो। विठोबा प्रमुख थे। कृष्णदेव राय के बारे में यहाँ पर आप जिक्र कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट पर आइए। कई भाषाओं का विकास हुआ है ना, इस पीरियड में कई भाषाओं का विकास हुआ, जैसे संस्कृत। तो संस्कृत भाषा के विकास में बताइए किसका किसका योगदान है। जैसे कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय ने भी बुक लिखी है। फिर देखिए सायण, सायण ने वेदों पर टीका लिखी थी। सायण पता ही होगा आपको, है ना, हरिहर बुक्का के समय थे सायण। सायण ने टीका लिखी है किस पर, संस्कृत में। देवराय सेकंड ने भी बुक लिखी है, रति रत्न, उनकी भी बुक का नाम आप दे सकते हैं। राम राय की पत्नी, बेसिकली मोहिंगनी उसका नाम था, एक है ना, एक मिनट, मोहनांगी उनका नाम था। इन्होंने भी संस्कृत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। मरीचि परिजायम, इनकी बुक का नाम था, क्या नाम था, मारीचि परिजायम। राम राय की पत्नी है मोहनांगी, उन्होंने लिखी है। तो मतलब इस एरा के जो क्या कहता है लोग हैं, चाहे वो दरबार के हों या दरबार से बाहर के लोग हों, उन्होंने संस्कृत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृष्णदेव राय ने खुद ही संस्कृत की बुक लिखी है। फिर राम है ना, सायण वेदों पर टीका लिखते हैं संस्कृत में। फिर देवराय भी बुक लिखते हैं, जैसे कि रति रत्न। फिर राम राय की पत्नी जो मोहनांगी है, उन्होंने भी बुक लिखी है, मारीचि परिजातम। तो ऐसी बुकें लिखी गई। फिर आप देखेंगे कि कई भाषाओं के विकास में आप दूसरा भाषा देखेंगे कि इस काल में तेलुगु भाषा का भी बहुत विकास हुआ। तेलुगु भाषा,
और तेलुगु भाषा के विकास में राज दरबार का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कृष्णदेव राय, इन्होंने एक बुक लिखी थी आमुक्तमालदय, वहीं पेडन्ना जो इनके सबसे प्रमुख कवि थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल है किसमें, तेलुगु भाषा के डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर देखिए एक और भाषा का विकास हुआ है यहाँ पर, वह है आपका कन्नड़ भाषा। ठीक है, इसका विकास देखिए, अगला पॉइंट, कन्नड़ भाषा का विकास हुआ, कन्नड़ भाषा। और कन्नड़ भाषा के विकास में जैनियों का बहुत बड़ा योगदान है ना, इसमें जैनियों का योगदान है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, हो गया, विजयनगर के बारे में बहुत चीज़ पढ़े आप लोग, और भी इसमें हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करना हो तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है जहांगीर के समय, है ना। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के समय जो चित्रकला थी उससे रिलेटेड प्रश्न है, उसको चर्चा करते हैं। चलिए।